हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। अंतिम विवादित निर्णय की प्रमाणित प्रति दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन दिया है नेशनल लॉयर्स कैंपेन के एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्परा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आपको बता दें, ये मैटर है मैथ्यू नेदुम्परा वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आपको इस केस के सिनॉप्सिस सुनाते हैं। सिनॉप्सिस के माने हैं कि सारे मुद्दे के मेन पॉइंट्स में सारे मुद्दे को शॉर्ट में रखना और पूरे तरीके से उसे समझाना। एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्परा लिखते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, ये कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि जब राज्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव करता है और कुछ लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करता है, बल्कि दूसरों की कीमत पर कुछ को इनाम देता है, विशेष रूप से कम विशेषाधिकार प्रताप लोगों की कीमत पर, जैसे कि तत्काल मामले में सबूत का बोझ यह है कि भेदभाव एक वैध उद्देश्य पर आधारित था और अनिवार्य था और वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है। DS नकारा बनाम भारत संघ 1983, एक SCC 305 और पेपुन विशेष न्यायालय विधेयक 1978-1979 2 STR 476 समीक्षाधीन फैसले में इस माननीय न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी नहीं किया, जिसका मतलब मुख्य सिद्धांत का उल्लंघन था कि धारा 16 और 23(5) को उचित ठहराना राज्य का कर्तव्य है, जो कि पूर्व दृष्टाय है भेदभावपूर्ण। दूसरा पॉइंट, नेदुम्परा एडवोकेट लिखते हैं कि जजमेंट जो रिव्यू में है उसे सुधारा जा सकता है आर्टिकल 137 के तहत, लेकिन ये तभी संभव होगा जब रिव्यू पिटीशन को लिस्ट किया जाएगा ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए। पेटिशनर उसे कहते हैं वह व्यक्ति जो किसी मुकदमे में रिट न्यायिक कार्रवाई के लिए अदालत में औपचारिक आवेदन करता है या कोर्ट में एक फॉर्मल एप्लीकेशन देना रिट के लिए या कोर्ट एक्शन के लिए। रिट का मतलब है कोर्ट ऑफ लॉ का दिया हुआ ऑर्डर किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगाने के लिए या किसी चीज़ को करने के लिए। यहाँ याचिकाकर्ता रिट याचिका सिविल में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16/10/2023 के अंतिम निर्णय के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत वर्तमान समीक्षा याचिका के माध्यम से इस माननीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए बाध्य है। 2023 की संख्या 320। इसके बाद इसे आक्षेपित निर्णय के रूप में संदर्भित किया गया है, क्योंकि उक्त निर्णय को रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटियों के कारण शुरू से ही अमान्य कर दिया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा 2023 में से 320 को प्राथमिकता दी गई। संविधान अपने मूल क्षेत्राधिकार से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की इंट्रा कोर्ट अपील का प्रावधान नहीं करता है। अपने मूल्य अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के असंवैधानिक, गलत और अन्यायपूर्ण निर्णय या आदेश से पीड़ित वादी के लिए एकमात्र उपाय अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा है। हालांकि अनुच्छेद 137 यानी आर्टिकल 137 सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एक याचिका के लिए निरर्थक बन गया है। समीक्षा के लिए खुली अदालत में नहीं सुना जाता है, बल्कि चेंबरों में फैसला किया जाता है। एक प्रक्रिया विंस्टन चर्चिल से एक अभिव्यक्ति उधार लेने के लिए एक पहेली के अंदर एक रहस्य में लिपटी हुई है। हालांकि याचिकाकर्ताओं को प्रशांत भूषण के मामले में यह समझाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष, न्यायिक कानून का सहारा लेकर अपने मूल क्षेत्राधिकार में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपील प्रदान करना इस माननीय न्यायालय की विचारधारीण है। यदि ऐसा परिदृश्य है तो अपील के कम से कम एक मंच पर वादी की पात्रता के सीमित पक्ष पर तत्काल याचिका को भी उक्त याचिकाओं के साथ
टैग किया जाना आवश्यक है। यदि समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत में की गई होती और अनुच्छेद 137 को एक मृत पत्र में तब्दील नहीं किया गया होता तो तत्काल याचिकाकर्ताओं को इंट्रा कोर्ट अपील के लिए दबाव डालने के लिए बाध्य नहीं किया गया होता, जो आदर्श रूप से केवल कानून द्वारा ही किया जा सकता था। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि हालांकि अपील की तुलना में समीक्षा का दायरा सीमित है, लेकिन उनके साथ न्याय होगा बशर्ते तत्काल समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई हो। याचिका पंजीकृत होते ही याचिकाकर्ता खुली अदालत में सुनवाई के लिए आवेदन दायर करेंगे। धारा 16 और 23(5) को चुनौती देने वाली मूल रिट याचिका 8 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थी, जिनमें से 6 वकील हैं और 2 आम नागरिक हैं, जिनके पास अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए अदालतों और न्यायाधिकरणों से संपर्क करने का अवसर था। उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि धारा 16 वकीलों की 2 श्रेणियां बनाकर अर्थात वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य और पूर्व दर्शकों को पूर्व दर्शक का अधिकार प्रदान करके अनुच्छेद 14, 19 और 21 को प्रभावित करती है। पेटिशनर 1 या याचिकाकर्ता नंबर 1 जो 65 वर्ष पार कर चुके हैं और 4 दशकों से बार में है, न्यायपालिका में सुधारों की दिशा में अपना योगदान देना एक नागरिक और बार के वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। वह इसे बिल्कुल भी दुस्साहस नहीं मानते, क्योंकि कल जिसे विधर्म कहकर निंदा की गई थी वह कल निर्विवाद सत्य हो सकता है। इतिहास असंख्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। गुलामी, रंगभेद सभी को एक बार वैध ठहराया गया था। पश्चिमी दुनिया के सर्वोच्च न्यायाधिकारों ने ऐसे कठोर कानूनों को बरकरार रखा। पश्चिमी देशों में जहां कई अन्यायपूर्ण कानूनों को खारिज करने में दशकों और सदियां लग गई, वहीं भारत में स्याही सूखने से पहले ही संवैधानिक पीठों की न्यायिक घोषणाओं को खारिज कर दिया जाता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण जज 2 मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच का फैसला है, जबकि पश्चिमी दुनिया में अन्यायपूर्ण कानूनों को बेहतरी के लिए खारिज कर दिया गया था। हमारे लिए एक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। न्यायाधीश एक मामले में याचिकाकर्ताओं की राय में 7 न्यायाधीशों की पीठ से सही माना कि अनुच्छेद 124 और 217 में प्रयुक्त परामर्श शब्द का अर्थ केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श है, संबंधित न्यायालय एट एल और कुछ नहीं, और राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। जज एक मामले में कोई दोष ढूंढना मुश्किल है। हालांकि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका के माध्यम से निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाया गया था। इस पर विचार किया गया। 9 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया और न्यायाधीश एक मामले को खारिज समीक्षा की गई और कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई। महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत एक गैर सरकारी संगठन नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स (NLC) ने कुछ वकीलों और आम नागरिकों के साथ मिलकर अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के माध्यम से धारा 16 और 23(5) पर हमला किया। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामला न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि जब उक्त मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे श्रीमती इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर तथाकथित जनहित याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया। श्रीमती जयसिंह ने अधिनियम की धारा 16 और 23(5) की वैधता को चुनौती नहीं दी। वह इसे चुनौती नहीं दे सकती थी क्योंकि वह स्वयं विवादित धाराओं की लाभार्थी थी। श्रीमती जयसिंह का मामला विचित्र था। उनके पास कोई मामला नहीं था कि धारा 16 और 23(5) असंवैधानिक है।
वह कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं थी। उनके पास निश्चित रूप से ऐसा कोई मामला नहीं था कि वह किसी वकील या वकीलों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो अपनी गरीबी, अशिक्षा या इसी तरह के अन्य कारणों के कारण सवै अदालत से संपर्क नहीं कर सकते थे। जाहिर है उसकी याचिका पूरी तरह से सुनवाई योग्य नहीं थी, जो एक व्यस्त व्यक्ति के दायरे में आता है। फिर भी यह माननीय न्यायालय उक्त याचिका पर विचार करने में प्रसन्न हुआ और अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम देने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए बिना किसी छद्मावेश के कानून के दायरे में प्रवेश किया। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने उक्त मामले में राष्ट्रीय वकील अभियान NLC का प्रतिनिधित्व किया, जिसका शीर्ष इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017 9 SCC 766 था। याचिकाकर्ता नंबर 1 हालांकि आपत्ति उठाई गई कि श्रीमती जयसिंह द्वारा दायर तथाकथित जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि वह बिल्कुल भी पीड़ित व्यक्ति नहीं है, न ही किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसे पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है, और इसके अलावा जहां एक कानून की संवैधानिकता है चुनौती दी गई है। अदालत का कर्तव्य इस पर निर्णय देना है, अर्थात इसे संवैधानिक या असंवैधानिक मानना और कुछ नहीं। याचिका अनसुनी कर दी गई। फैसले में उक्त याचिका को न तो दर्ज किया गया है और न ही उस पर विचार किया गया है। 2017 के इंदिरा जयसिंह मामले में इस न्यायालय का निर्णय अकल्पनीय परिणामों वाली तुतरी थी। ईसा मसीह के शब्दों में, दुर्भाग्य से यह सफेदी की हुई कब्रों की तरह हो गया है, जो बाहर से सुंदर दिखती है लेकिन अंदर से मृत लोगों की हड्डियां और हर चीज से भरी हुई है। उक्त निर्णय को शुरू से ही अमान्य कर दिया गया, क्योंकि पीठ ने कोई सार्थक सुनवाई नहीं की। याचिकाकर्ता नंबर 1, जो उक्त मामले में एक बहस करने वाले वकील के रूप में उपस्थित हुए थे, उन्हें अपने तर्क को रखने के लिए उचित सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था कि धारा स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 2017 के इंदिरा जयसिंह मामले में पीठ ने वास्तव में यह स्वीकार किया था कि धारा 16 और 23(5) अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अन्यथा यदि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता तो अदालत ने याचिका खारिज कर दी होती और धारा को बरकरार रखा होता। दिशा निर्देश तैयार करते समय एक अंतर्निहित स्वीकृत है कि धाराएं असंवैधानिक है। NLC नेशनल लॉयर्स कैंपेन एक गैर सरकारी संगठन जिसे याचिकाकर्ता नंबर 1 और 2 2010 से नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने महसूस किया कि पहली पीढ़ी के वकीलों, जो 90% है और आम वादियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, एक प्रावधान के लिए जो कि भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, उसे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। अदालत और यह कि हमारे जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में, जहां अदालतों को किसी कानून को रद्द करने का अधिकार है, जहां वह अधिकारित है, अनुच्छेद 32 RW अनुच्छेद 129 सुधार का साधन प्रदान करेगा। तदनुसार WP 2019 का 191 अर्थात न्यायिक पारदर्शिता और सुधार बनाम भारत संघ के लिए राष्ट्रीय वकीलों का अभियान स्थापित किया गया। हालांकि इस न्यायालय ने मामले के गुण दोष पर कोई सार्थक चर्चा किए बिना उक्त याचिका को खारिज कर दिया। NLC बनाम भारत संघ ने न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में पूरी तरह से विफल रहा कि उक्त याचिका इस आधार पर स्थापित की गई है कि श्रीमती इंदिरा जयसिंह के मामले में NLC और अन्य वकील जिन्होंने की शक्तियों को चुनौती दी थी, अधिनियम पर सुनवाई नहीं की गई कि कानून के विरुद्ध कोई रोक नहीं है, उस कानून की कोई अंतिमता नहीं है। बाद की पीठों, बार और जो इसके पक्षकार नहीं थे, द्वारा न्यायिक निर्णय की सामान्य
स्वीकृति को छोड़कर जो पूरी तरह से आधारित है। यह तर्क की गुणवत्ता है, एक सिद्धांत जिसकी बार बार पुष्टि की जाती है और उसका पालन किया जाता है, वह एक सच्ची मिसाल है। न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि निर्णय संबंधित पक्षों पर न्यायिक निर्णय के रूप में बाध्यकारी होगा और बाकी दुनिया के लिए जो बाध्यकारी है वह कारण है। न्यायालय के लिए जो बाध्यकारी है वह कारण है। न्यायालय ने अपने समक्ष दिए गए कारण पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया और इसके बजाय याचिकाकर्ता संख्या पर व्यक्तिगत हमला किया, एक जिसके कारण रिट याचिका संख्या आवश्यक हो गई। इसके अंत में एडवोकेट नेदुपरा लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को अत्यंत आदरपूर्वक दर्शाया गया यह कि याचिकाकर्ता रिट याचिका में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16/10/2023 के आक्षेपित फैसले के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत वर्तमान समीक्षा याचिका के माध्यम से इस माननीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए बाध्य है। सिविल क्रमांक 320 ऑफ 2023। इसके बाद इसे आक्षेपित निर्णय के रूप में संदर्भित किया गया है क्योंकि उक्त निर्णय को रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटियों के कारण शुरू से ही अमान्य कर दिया गया था। वर्तमान आवेदन के माध्यम से समीक्षा याचिकाकर्ता खुली अदालत में समीक्षा याचिका की सुनवाई चाहते हैं। साथ ही धारा 16 और 23(5) से उत्पन्न होने वाले अन्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के फैसले में भी अधिवक्ता अधिनियम पर विचार नहीं किया गया। याचिका भी स्वीकार नहीं की गई और भारत संघ को नोटिस जारी नहीं किया गया। संक्षेप में, याचिका को खारिज करना युद्ध की रेखाओं को डुबोने और तलवार पार करने के बिना था, जो कि संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में संविधान पीठ द्वारा तय की गई मूर्ति के अधिकार से जुड़े मामले में जरूरी है। यदि वर्तमान आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो किसी भी पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे एडवोकेट मैथ्यू नेदुपरा लिखते हैं, यह कि वर्तमान आवेदन न्याय के हित में नेक इरादे से किया जा रहा है, इसलिए अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करे, वर्तमान आवेदन की अनुमति दे और उपरोक्त समीक्षा याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करे या फिर कोई अन्य या आगे के आदेश पारित करे जो मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे जाए और दयालुता के इस कार्य के लिए कर्तव्य से बंधे समीक्षा याचिकाकर्ताओं को हमेशा प्रार्थना करनी होगी। अब देखना ये है कि इस मामले में कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।